हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन बाईलिंगुअल के साथ कंप्लीट इकोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के साथ ही आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी फनयार्ड ऑफिशियल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये 5 पॉइंट समझना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन, पहले तो अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी भाई इंडिया में कहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टाइप ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्लाइमेट इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि अर्थ का अनुपात 19% सतह पर ग्रासीय स्थलों द्वारा ढकी हुई है। भाई जो अर्थ का जो एरिया है उसकी 19% एरिया पे तो ओनली ग्रासीय प्रेजेंट है और सांचन द्वारा की गई स्टडी के अनुसार अर्थ लगभग 24 वनस्पति ग्रासेज के रूप में पाई जाती है। भाई जो सांचन साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि 24% एरिया पर तो ओनली ग्रासेज पाई जाती है। इन आवासीय क्षेत्रों में ग्रासेज स्थल अधिक विकसित होते हैं जहां सोइल की ऊपरी लेयर प्राय पूरे साल से नमी युक्त होती है। भाई जो अर्थ है उस पर जो ऊपर की लेयर पर सबसे ज्यादा नमी प्रेजेंट होगी वहां पर ही ग्रासेज प्रेजेंट होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे आवास में इन पर ऊपरी नम मृदा परतों पर वास्तविक भूजल क्षेत्र के बीच एक बड़ा शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, ये तो आप नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी ये है जो अलग अलग ओवरऑल कंट्रीज में ग्रासेज को किन नामों से जाना जाता है। पहला है कैटबरी के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड में, और डवाना ऑस्ट्रेलिया में, लियोन्स वेनेजुएला में, पंपास साउथ अफ्रीका में, पेरिस नॉर्थ अमेरिका में, और पुट्स हंगरी और सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में, और सैलवाज जाना जाता है साउथ अफ्रीका में, स्टेपिज यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में, टैगा यूरोप एंड एशिया में, ग्रासलैंड एंड सवाना इंडिया में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी नाम टर्म दे दी और उसके कंट्री का नाम पूछ सकता है, या फिर कंट्री का नाम दे दिया तो टर्म पूछ सकता है। ये तो आपका 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेशन की। फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स, ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन में स्मॉल ग्रासेज स्टेपीज कहलाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा रेनफॉल 10 से 13 इंच तक पाई जाती है। बड़ी ग्रासेज के स्थल पेरिज कहलाते हैं। इनमें यही भी ध्यान रखना है कि भाई जो टेम्परेट जोन में जो ग्रासेज प्रेजेंट होते हैं उनको तो स्टेपीज कहा जाता है, और जो इसमें जो लॉन्ग ग्रासेज होती है उनको पेरिज कहा जाता है, और उनका रेनफॉल होता है 10 to 13 इंच तक। और ट्रॉपिकल जोन में जो ग्रासेज होगी स्मॉल, उनको सवाना रेनफॉल 14 से 16 इंच तक की जो रेनफॉल होगी। बट ईयर में मैक्सिमम मंथ में ड्राई शुष्कता अधिकता पाई जाएगी। अब टाइप ऑफ ग्रासलैंड क्या है, इन ये टेम्परेट जोन के आधार पर इनको बांटा गया है। टेम्परेट में है कि भाई स्मॉल ग्रासेज के स्थल स्टेपीज कहलाते हैं। या आपने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई जो टेम्परेट में जो स्मॉल ग्रासेज प्रेजेंट होती है उनको स्टेपीज कहते हैं, तथा वार्षिक वर्षा कितनी होती है 10 to 10 इंच तक पाई जाती है, और बड़ी ग्रासेज पेरिज कहलाती है। बहुत ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न साउथर्न नॉर्थ एशिया पाई जाती है, एशिया यूरोप, इनमें ये सब इनमें ये ग्रासेज प्रेजेंट होती है। अब ट्रॉपिकल में क्या होता है कि सवाना एनुअल रेनफॉल तो कितनी है 14 to 16, बट ईयर के मैक्सिमम मंथ में क्या होती है यहाँ पर शुष्कता पाई जाती है। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। इंडिया में हम सवाना बोलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में। नंबर ऑफ हर्ब सर्फ ट्री की उपस्थिति में ग्रासलैंड निम्न प्रकार के होते हैं। भाई हर्ब सर्फ ट्री इनकी प्रेजेंस में ग्रासलैंड किस टाइप से होते हैं। प्लेन्स में शॉर्ट ग्रासेज प्रेजेंट होती है। पेरिज में टेल ट्री विथ ग्रासेज, ट्री के समान लंबे ग्रासेज प्रेजेंट होती है। पंपास होती है ग्रास एंड सर्प। या मेरे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है दोस्तों, एग्जाम आ चुकी है कि अपन नोट्स बनाए। तो आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके या फिर आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ये पूरे कंप्लीट ग्रासलैंड है, और ग्रासेज का नेम ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं अपन क्लाइमेट इंटरेक्शन। क्लाइमेट इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट रेनफॉल।
है ना। एक तो कितने पाए जाते हैं 10 to 14 इंच ड्यूरिंग द ईयर। और एडेफिक फैक्टर कौन से होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन सोइल और सैंडी सिल्ट। ये तो आपका क्लाइमेट इंटरेक्शन हो गया। अब स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या कहता है कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि कोई भी इकोसिस्टम है इनके दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से फैक्टर आते हैं आपको पता? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और एबायोटिक फैक्टर में कौन से आते हैं? जो क्लाइमेट में नॉर्मल ये टेम्परेचर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर, इनको क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अब एबायोटिक फैक्टर में क्या है कि ग्रास लैंड के प्रमुख एबायोटिक कंपोनेंट सोइल, मिनरल एंड एटमॉस्फेयर द्वारा निरूपित होता है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स इस क्षेत्र में एटमॉस्फेयर गैसेज द्वारा तथा अन्य मिनरल सोल्स द्वारा उपलब्ध होते हैं। यह आ गया बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट पे है पहला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? विभिन्न ग्रासेज स्पीसीज प्रमुख प्रोड्यूसर के रूप में पाई जाती है। एल्प्यूडा, डाइएंथियम, एरिस्टिडा, एंड्रोपोगोन और कॉन्ट्रेस। यह ग्रासेज स्पीसीज की इस इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से मैक्सिमम फूड फॉर्मेशन एंड स्टोरेज करती है। इसके अतिरिक्त ग्रासेज लैंड में उगने वाली कुछ झाड़ियां एवं छोटे मूल वृक्ष भी उत्पाद के रूप में पाए जाते हैं। पहली बात तो कि प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर उन्हें बोलते हैं जो सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करके या फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करे, स्टोरेज करे, यानी कि खुद का भोजन स्वयं ही बनाए, उसे अपन बोलेंगे प्रोड्यूसर। दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। कंज्यूमर, कंज्यूमर किससे बोलेंगे? कि जो प्रोड्यूसर से फूड ग्रहण करे। कंज्यूमर भी होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो ग्रास लैंड रीजन्स में पाए जाने वाले शाकाहारी प्राणी, जैसे कि रेट, काऊ, रैबिट, है ना, बफेलो, गोट, ईटीसी। विभिन्न प्रकार की ग्रासेज स्पीसीज का भक्षण। इसके अतिरिक्त ही व्हाइट एंड एमिलिपेडस एंड इंसेक्ट कॉक्सिनेला और लेप्टोकोरिया ईटीसी जीवन यापन ग्रासेज के पत्तियों को खाकर करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतने इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो नोट्स के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंडरी कंज्यूमर है ना, मांसाहारी, कोनिवोरस। जैसे कि कोनिवोरस क्या होता है? हर्बीवोर का क्या कर लेता है? भक्षण कर लेगा। वही होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो मांसाहारी शाकाहारियों का भक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि स्नेक, फॉक्स, लिजार्ड वगैरह। ठीक है। अब आता है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर क्या है? इन दोनों का ही भक्षण कर लेगा, उनको क्या कहेंगे? टर्सरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर क्या होता है कि विभिन्न फंजाई एवं बैक्टीरिया स्पीसीज जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एवं क्लेडोस्पोरियम, कुछ एक्टिनोमाइसीटीज ईटीसी ग्रासलैंड में मर्द एवं सड़े गले ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिकम्पोज कर देते हैं, खनिज पदार्थों को फिर से पहुंचा देते हैं। डिकम्पोजर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं। कोई भी, जैसे कि कोई डेड बॉडी है, उसको डिकम्पोज करना डिकम्पोजर के द्वारा किया जाता है। ये इनकी वजह से ही क्या हुआ, अपन का जो इकोसिस्टम है वो एक स्टेबल बना हुआ है। ये है नॉर्मली ग्रासलैंड इकोसिस्टम का डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रासेज है। ग्रासेज को पहले कौन खाएगा? ग्रास होफर, रैबिट और रेट। ये तीनों क्या ग्रासेज पे डिपेंड होते हैं। अब रैबिट पे डिपेंड कौन होता है? हवा। रेट पे स्नेक। ये एक तरह से फूड वेब बना हुआ है और ये फूड वेब ही क्या बोल सकते हैं इसको अपन? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए ऐसे ही अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।